हाय, मैं प्रभा आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और चैप्टर लेकर के। उससे पहले आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग हमेशा खुश रहिए। आज की शुरुआत हम चैप्टर 9 से करेंगे, जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। दैट मतलब यह है कि भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं। इस अध्याय में हम पिछले 2 दशकों की भारतीय राजनीति का एक संक्षिप्त जायज़ा लेंगे। इस अवधि में कुछ जटिल किस्म के बदलाव आए। कई कारकों ने एक साथ मिलकर एक अवधि में अप्रत्याशित परिणाम दिए। राजनीति के इस नए दौर का पूर्वानुमान कर पाना असंभव था और अब भी इसे समझना बहुत कठिन है। इस दौर के बदलाव बड़े विवादास्पद हैं क्योंकि इनके साथ संघर्ष के कुछ गहरे मसले जुड़े हुए हैं और हम सब अभी इन बदलावों से इतने दूर नहीं जा पाए हैं कि इनके स्वरूप को साफ साफ परख सकें। बहरहाल, इस दौर के राजनीतिक बदलावों को लेकर हम कुछ बुनियादी सवाल कर सकते हैं, जैसे कि पहला, गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा? दूसरा, मंडलीकरण क्या है? इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किन रूपों में बदला है? तीसरा, राजनीतिक लामबंदी के लिहाज से राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस ने क्या विरासत छोड़ी है? चौथा, नीतिगत मामलों पर एक सर्वसहमति सी बन गई है। इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन के लिहाज से क्या असर हुआ? इस अध्याय इन सवालों के जवाब नहीं देता। इस अध्याय में आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं दी गई हैं और कुछ तरीके बताए गए हैं ताकि जब आप इस किताब को आखिर तक पढ़ लें तो आप ये सवाल पूछ सकें और इनके जवाब तलाश सकें। ये सवाल राजनीतिक लिहाज से संवेदनशील हैं, लेकिन मात्र इसी कारण से हम इन सवालों को पूछने से बच नहीं सकते। आज़ादी के बाद भी भारतीय राजनीति के इतिहास को आखिर पढ़ने का मकसद ही यही है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति नए बदलाव। 1990 का दशक। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ दिनों बाद ही 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को एक चुनाव में भारी विजय मिली। 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनका हमारी आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। पहला, इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार है। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थीं, वह इस चुनाव में महज 197 सीट ही जीत सकी। सन 1991 में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। सन 1989 में ही इस परिघटना की समाप्ति हो गई थी, जिसे राजनीति विज्ञानी अपनी खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। यह बात तो प्रकट ही है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही और 1989 के बाद भी देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा, लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले के दिनों में हासिल थी, वैसी अब न रही। दूसरा बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय था। सन 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। इसने सन 1989 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। तीसरा, विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाईं, वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थीं।
इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया। इनकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई। सन 1991 तक ये बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आज़ादी के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई थी वह इन नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। इस अवधि में जितनी सरकारें बनी सबने नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा। चौथा बदलाव, चौथी घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध एक विध्वंस के रूप में हुई। यह घटना 1992 के दिसंबर महीने में घटी। इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया और उनका प्रतीक बनी। इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई। इन बदलावों का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से है। इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे। तभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। सन 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना। कुछ बहुत ही खूबसूरत चित्र दिए गए, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये देखिए, और इस पेज पर भी। दूसरा है गठबंधन का युग। सन 1989 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था। कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। राष्ट्रीय मोर्चे को, जो ब्रैकेट में दिया गया है, यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य राष्ट्रीय दलों को मिलाकर बना था। ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चों को परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक समूहों भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने शिरकत नहीं की। कांग्रेस का पतन। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका दबदबा खत्म हो गया। अध्याय 5 में कांग्रेसी प्रणाली की पुनर्स्थापना की चर्चा की गई थी। क्या आपको यह चर्चा याद है? सन 1960 के दशक के अंतिम सालों में कांग्रेस के एक छत्र राज्य को चुनौती मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया। 90 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली। इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई है। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। यह तो निश्चित ही है कि अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई हैं। हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे हैं। सन 1989 के बाद एक नई बात देखने में आई। अब कई पार्टियां इस तरह उभरी कि किसी एक दो पार्टी को ही अधिकांश वोट या सीट नहीं मिल पाते थे। इनका मतलब यह भी हुआ कि सन 1989 के बाद से लोकसभा के चुनावों में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है गठबंधन की राजनीति। 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टियां और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा है। इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़ा वर्ग दैट मीन्स अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी की नुमाइंदगी की।
इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी की। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में इन पार्टियों ने अहम किरदार निभाया। संयुक्त मोर्चा सन 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थीं। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। संयुक्त मोर्चे की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस कदर छुई मुई थे। सन 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को समर्थन दिया था, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इस बार वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इन्हें ज़्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1991 तथा 1996 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। सन 1996 के चुनाव में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन ब्रैकेट में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग गठबंधन के अगुआ के रूप में सत्ता में आई और 1998 के मई से 1999 के जून तक सत्ता में रही। फिर 1999 के अक्टूबर में यह गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की। राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। सन 1999 की राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। एक बहुत ही अच्छी फोटो है, आप लोग देखिए, ये देखिए। आगे बढ़ते हैं। इस फोटो के नीचे लिखा है कि एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से लेकर बहुदलीय गठबंधन प्रणाली तक के सफर पर एक कार्टूनिस्ट की नज़र। चलिए नेक्स्ट। इस तरह सन 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थीं अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थीं, जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुई। इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। यह बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 1996 और 1997 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 1998 और 1999 की राजग, 2004 और 2009 की सपरंग सरकार पर समान रूप से लागू होती है। हालांकि 2014 में ये प्रवृत्ति बदल गई है। आइए अब तक जो हमने सीखा उसे इस बदलाव के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें। माना जा सकता है कि गठबंधन सरकारों का युग लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे थे और इन बदलावों ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारों के युग की तरफ ले आईं। इनमें भी दिया गया है कि केंद्रीय सरकार सन 1989 के बाद, देखिए ये देखिए, पहले ये पोर्शन देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। इसमें विभिन्न हित सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली कहा गया है।
5वें अध्याय में हम यह बात पढ़ चुके हैं कि 1960 के दशक से विभिन्न समूह कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। हम इस बात पर भी गौर कर चुके हैं कि सन 1977 के बाद के सालों में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई, लेकिन कोई दूसरी पार्टी इस तरह से नहीं उभर पाई कि कांग्रेस का विकल्प बन सके। नेक्स्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव था अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय। आप ओबीसी शब्द से परिचित होंगे। इससे विचार विवेचन की एक प्रासंगिक कोटि अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अदर बैकवर्ड क्लासेस का संकेत किया जाता है। यह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है, जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है। इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। छठे अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे। उनमें कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा था। ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हुई और इन दलों ने इस तबके का समर्थन हासिल किया। आपको याद होगा कि गैर कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभ्युदय की अभिव्यक्ति सन 1977 की जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई। जनता पार्टी के कई घटक मसलन भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों के अन्य पिछड़े वर्ग में ताकतवर जनाधार था। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है मंडल का लागू होना। सन 1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट किया। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति को सुगठित रूप देने में मदद मिली। नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद हुए और इन सवालों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज़्यादा सजग हुआ। जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे, उन्हें इसका फ़ायदा हुआ। इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आईं जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया। इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। मंडल आयोग के बारे में बताया गया है। चलिए जानते हैं मंडल आयोग के बारे में क्या है। दक्षिण के राज्यों में अगर बहुत पहले से नहीं तो कम से कम 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। सन 1977 से 1979 1977 से 79 की जनता पार्टी की सरकार के समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज़ उठाई गई। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया। इसके जिम्मे पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया। आज़ादी के बाद से यह दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया। इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया। आमतौर पर इस आयोग को इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से मंडल कमीशन कहा गया। किनके नाम से? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से मंडल कमीशन कहा गया। मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने
और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। आयोग से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा। आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की। इस वक्त एक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आयोग का मशवरा था कि पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीच समझा गया है। आयोग ने एक सर्वेक्षण किया है और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुझाए, जिनमें भूमि सुधार भी एक था। सन 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने का फैसला किया। यह सिफारिश केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी। सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और यह प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी, उनमें एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। सन 1992 के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राजनीतिक दलों में इस फैसले के क्रियान्वयन के तरीके को लेकर कुछ मतभेद था। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों में सहमति थी। अब ये जानिए कि वीपी मंडल सन 1918 से 1982, सन 1967 से 1970 तथा 1977 से 1979 में बिहार से सांसद चुने गए। दूसरा, पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की। बिहार के समाजवादी नेता 1968 में जेठ माह तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। 1968। फिर 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है राजनीतिक परिणाम। अब इन सब का राजनीतिक परिणाम क्या निकला, चलिए जानते हैं। 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। 1978 में बामसेफ दैट मीन्स बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की ज़बरदस्त तरफदारी की। इसी का परवर्ती विकास दलित शोषित सामाजिक संघर्ष समिति है, जिससे बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई काशीराम ने की। बहुजन समाज पार्टी बसपा अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल किया था। लेकिन 1989 और 1991 के चुनावों में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। आज़ाद भारत में यह पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतया दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था। दरअसल काशीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियादी व्यवहार
केंद्रित नीतियों पर रखी थी। बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा हैं और संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत का रूप ले सकते हैं। बसपा के आत्मविश्वास को इस तथ्य से बड़ा बल मिला था। इसके बाद बसपा राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी और उसने एक से ज़्यादा दफ़े यहाँ सरकार बनाई। इस पार्टी का सबसे ज़्यादा समर्थन दलित मतदाता करते हैं, लेकिन अब इसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया है। भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया है और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा भी चलती है। नेक्स्ट हेडिंग है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव, धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय हुआ। इसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में लोकतंत्र के बारे में बहसों को सरगर्म किया। हमने छठे अध्याय में पढ़ा था कि आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया था। जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनाई। शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया। इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। भाजपा को 1980 और 1984 के चुनावों में खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को वीडी सावरकर ने गढ़ा था और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय और उनके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया। उनके कहने का आशय यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। वे यह भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति की ही हो सकती है। 1986 में ऐसी दो बातें हुईं जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गईं। इसमें पहली बात 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी है। यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का था। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरातनपंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक से जुड़े अधिकारों को पास किया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं की जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण करार दिया। अयोध्या विवाद क्या है भाई, चलिए जानते हैं। दूसरी बात का संबंध फैज़ाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले से है। इस अदालत ने फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद की अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सकें, क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा था। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में
मीर बाकी ने कराया था। यह मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सिपह सालार था। कुछ हिंदू मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर यह मस्जिद बनवाई गई थी। इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। 1940 के दशक में आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया क्योंकि मामला अदालत के हवाले था। जैसे ही बाबरी मस्जिद की अहाते का ताला खुला, वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। भाजपा ने इसे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली। नेक्स्ट है विध्वंस और उसके बाद क्या हुआ भाई। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्तों तक जारी रही। अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। उसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया और उसे इन स्थितियों की जांच करने के लिए कहा जिनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई थी। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ वैसे ही सवाल आन खड़े हुए जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभरे थे। बंटवारे के समय देश के सामने सवाल था कि क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यकों पर दबदबा कायम होगा, या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी देश में यही सवाल एक बार फिर से मुखर हो उठे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद के सामने वायदा किया था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे की रक्षा की जाएगी। इस वायदा खिलाफी से जुड़े एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ 28 अक्टूबर 1994। इस अवधि में चुनावी उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल पर भी बहस छिड़ी। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति इस वायदे पर आधारित है कि सभी धार्मिक समुदाय
किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समुदाय पर आधारित दल नहीं होगा। सांप्रदायिक सौहार्द के इस लोकतांत्रिक माहौल को 1984 के बाद से कई दफ़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हम 8वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि ऐसा 1984 के सिख विरोधी दंगों में हुआ। ठीक इसी तरह 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात के मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा भड़की। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ऐसी हिंसा और दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। गुजरात के दंगों के बारे में कुछ बताया गया है, चलिए जानते हैं। सन 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना इस हिंसा का तात्कालिक उकसावा साबित हुई। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कार सेवकों से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। 57 व्यक्ति इस आग में मर गए। यह संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी। अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा का यह तांडव लगभग 1 महीने तक जारी रहा। लगभग 1100 व्यक्ति, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, इस हिंसा में मारे गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा को रोकने, भुक्तभोगियों को राहत देने और हिंसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने में असफल रहने के आरोप लगाते हुए गुजरात सरकार की आलोचना की। भारत के चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनावों को रोकने का फैसला किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के समान गुजरात के दंगों से भी यह जाहिर हुआ कि सरकारी मशीनरी सांप्रदायिक भावनाओं के आवेग में आ सकती है। गुजरात में घटी ये घटनाएं हमें आगाह करती हैं कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है। इससे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरा पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है एक नई सहमति का उदय। 1989 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की भी अवधि कहा जाता है। यदि आप इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की तुलना करनी पड़ेगी। गौर कीजिए कि इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। 1984 के चुनावों से तुलना करने पर आप इन पार्टियों की चुनावी सफलता में क्या अंतर पाते हैं। नेक्स्ट है, आप देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिले वोटों को जोड़ दें तब भी 1989 के बाद से उन्हें इतने वोट नहीं मिले कि वे कुल मतों के 50% से ज़्यादा हों। ठीक इसी तरह इन दोनों दलों को जितनी सीटें मिली उन्हें जोड़ें। मैं ये जो पढ़ रही हूँ ना, आप इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया, उसी को इलेबोरेट किया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये डायग्राम है, पैरा है ना, इसी को इलेबोरेट किया गया है। नेक्स्ट है 2004 के लोकसभा चुनाव। सन 2004 के चुनावों में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई। राजग की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सप्रंग की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। सप्रंग को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। 2004 के चुनावों में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ। 1991 के बाद इस दफ़ा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। 2004 के चुनाव में राजग और सप्रंग
को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई। 1990 के दशक के बाद से हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया आकार ले रही है, उसमें हम मुख्य रूप से 4 तरह की पार्टियों के उभार को पढ़ सकते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दल, भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल दल, वाम मोर्चा के दल और कुछ ऐसे दल जो इन तीनों में से किसी में शामिल नहीं हैं। इस स्थिति से संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय होगा। इन स्थितियों का एक तकाजा राजनीतिक विचारधाराओं में हेरफेर भी है। नेक्स्ट है बढ़ती सहमति। बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है। कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ी है। इस सहमति में 4 बातें हैं। पहला, नई आर्थिक नीति पर सहमति। कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ हैं, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में हैं। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया है कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में हैं। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित जिम्मेदारी मिले। तीसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझीदार बन गए रहे हैं और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे हैं। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं और आगामी राजनीति इन्हीं बदलावों के दायरे में आकर लेगी। भारत की राजनीति के इस अध्ययन की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी। इस स्थिति से चलकर अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुँचे हैं जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तेज़ है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ एक मसलों पर सहमति है। अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय हैं तो जन आंदोलन और संगठन विकास के नए रूप, स्वप्न और तरीकों की पहचान कर रहे हैं। गरीबी विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। ये आंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं। इसी तरह लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी और यह राजनीति इस अध्याय में वर्णित कुछ चीज़ों के मंथन के बीच आकार ग्रहण करेगी। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। यहीं ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और बुक के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं उसको भी पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।